नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हमारे बीच में गौतित राजेश पाल जी हैं, जो कि वास्तुशास्त्र से संबंधित जो है विद्यार्थियों को बहुत ज्ञान देने का प्राप्त करते हैं। उन्हें शिक्षार्थी बना करके जो है उन्हें शिक्षा देते हैं। क्या वास्तुशास्त्र लोगों को रास्ता देती है या नहीं देती है, ये भी हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। समाज में किस तरीके का उस वास्तुशास्त्र पर असर पड़ता है, क्या हमारे परिवार पे वास्तुशास्त्र का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है या सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं आज उनसे ये बात भी सत्य निकलवाने का प्रयास करूँगा और समाज में कैसा प्रभाव होना चाहिए विद्यार्थियों को। जिस तरीके से लोग एक तरफ वैज्ञानिक दौर में आगे बढ़ रहे हैं, तो वास्तुशास्त्र के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान वो कहाँ तक सर्वोपरि है, आज हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। राजेश पाल जी नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, धन्यवाद राजेंद्र कुमार जी। जी, सबसे पहले तो राजेश पाल जी, क्योंकि ये सुना गया है कि आप काफ़ी बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है वास्तु से संबंधित और आध्यात्मिक ज्ञान देने की जो शिक्षा दे रहे हैं, तो ये शिक्षा कहाँ से प्रारंभ करी और कहाँ से शुरुआत होगी और वास्तु का मतलब क्या है? देखिए राजेंद्र कुमार जी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पिरिट विद्यापीठ में मैं प्राचार्य पद पर छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ज्योतिष करा रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी पूछा कि वास्तु क्या है। जी, पंच तत्व होते हैं, हमारा शरीर भी पंच तत्व के में ही से ही बनता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जी, इन तत्वों को मेंटेन करने का जो तरीका होता है, वास्तु नियमों के अनुसार ही इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। अपने घर में वास्तु का प्रत्येक व्यक्ति को सीखना बहुत ही जरूरी है। हम कभी भी बीमार ना हो यदि हमारा घर जो है वास्तु, हमारा भूखंड जो प्लाट है, यदि वास्तु के अनुसार हम उसको बना रहे हैं तो कभी भी हम वहां पर बीमार नहीं होंगे। क्योंकि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इन तत्वों की जब जब शरीर के अंदर कमी पड़ती है तब तब इंसान बीमार होता है। यदि हमें स्वर्ग बनाना है, अपने घर को ही स्वर्ग बनाना है, तो वहां पर वास्तु के नियमों के अनुरूप ही कार्य करना पड़ेगा। और जो वास करने योग्य जो स्थान बनाने हैं, जिस तरीके से मान लो किस तरीके से करेंगे, आग, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, जी, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण। फिर इनके बीच में होती है ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। तो ये सभी दिशाएं जो हैं, जैसे अग्नि कोण है तो ये अग्नि तत्व है, नैऋत्य पृथ्वी तत्व, सेंटर में पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल तत्व ईशान कोण में। और ये 5 तत्व को जब हम किसी भी प्लाट के अंदर मेंटेन करते हैं तो वही मकसद है, कोई इसमें ढोंग नहीं। हमारे वास्तु नियमों के अनुसार बताया जाता है कि मकान को कितनी निचाई पर या कितने ऊंचे नहीं बनाना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर बनाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ मकानों में, कुछ कमरों में जाकर के जहां पर वास्तु खराब होता है तो वहां पर आवाज गूंजती है। जब आप 2 आदमी भी बात करेंगे तो समझ लीजिएगा कि वहां पर क्या है, वास्तु खराब दोष है, वास्तु दोष है। तो यही चीज है। इसमें वास्तु दोष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दृश्य वास्तु और एक अदृश्य वास्तु। दृश्य वास्तु जो हमें दिखाई देता है, मान लीजिएगा ईशान कोण में, अग्नि कोण में हमने गलत निर्माण करा दिए, वो हमें दिखाई देते हैं। आप यहां से देख करके किसी भी प्लाट को आप देख सकते हैं। कुछ बनने से पहले ही उजड़ जाते हैं, कुछ में वास करते ही नहीं है, लोग चले जाते हैं। जिनका ब्रह्म स्थान, मर्म स्थान, ये सारी चीजें जो हैं, अति मर्म स्थान, यदि यहां पर आप निर्माण कर देंगे तो डेड हो जाएगा। तीसरी चीज होती है, हमें 3 बलों को अपने घर में, 3 बलों को हम अपने घर में मेंटेन रखना। सबसे पहला है चुंबकीय बल, दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, यदि गुरुत्वाकर्षण बल घर में नहीं होगा तो फिसलेंगे। आजकल बहुत
ऐसे फिसलन होती है, जिससे कई घटनाएं भी घटती हैं। ऐसे पत्थर लगे हुए होते हैं कि तो जो वहां पर हमने क्या कर दिया, गुरुत्वाकर्षण बल। वास्तु यही बताता है कि कैसा पत्थर लगाना चाहिए, कैसा पत्थर नहीं लगाना चाहिए। एक चुंबकीय क्षेत्र होता है घर के अंदर, क्योंकि आपने चुंबक देखी होगी, किसी भी प्लाट के अंदर आप चले जाओ तो उत्तर और दक्षिण ही सिरा रहता है चुंबकीय सुई का, इस तरीके से होती है। उसको कैसे भी घुमा लेंगे लेकिन ये रहेगी उत्तर और दक्षिणी। तो इस बल को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो चकोर या आयताकार प्लाट हमें लेना होता है, उसी के अंदर हम ये एनर्जी दिखाई नहीं देती है। इसको आज मशीनें आ रही हैं कि जहां पर वास्तु है, लेकिन जहां पर आपने ये मेंटेन कर दी, उस घर में जाकर के देखना कि आपको आपकी पावर बढ़ेगी। मान लो आप में अग्नि तत्व की कमी हो रही है और आपका प्लाट भी अग्नि तत्व, यानी कि अग्नि कोण जो है खराब है, घट रहा है, तो आप निश्चित रूप से बीमार हो जाएंगे। जल तत्व, वायु तत्व, वायु कोण यदि आपका खराब है तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा, आपको चक्कर दूरों की शिकायत हो जाएगी। राहु का क्षेत्र होता है नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण में राहु और केतु का क्षेत्र है। यदि ये आपने खराब कर दिया, गड्ढा खोद दिया, तो उसमें हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कि उसमें रहने वालों की ही हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि बिना बात के दर्द चल रहे हैं, शारीरिक दर्द चल रहे हैं। एक इंसान, हम एक अभी यहीं की बात है, गए थे तो उसमें देखा कि उसने हमें आकर के कहा कि मैंने कुत्ते को लात मार दी हल्की सी और मेरे हड्डी सारी टूट गई। ये तो एक बहाना था, उसकी हड्डियां वैसे ही कमजोर थी क्योंकि उसका जो था नैऋत्य कोण खराब था। हाँ, नैऋत्य। तो इन बलों को मेंटेन करने की प्रक्रिया ही वास्तु में। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग जो है, चाहे वो ब्राह्मण से संबंधित हो या जिस तरीके की आप शिक्षा देते हैं, लोग इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वास्तु कोण भी देखते हैं, वास्तु दोष भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, फिर भी वो परिवार जो है वो खुश क्यों नहीं रह पाता? देखिएगा, अभी अवेयरनेस आनी शुरू हुई। मुगल कालीन शासन में इस शिक्षा का पतन हो गया था और बाद में जब अंग्रेज का समय आते आते वो बिल्कुल लुप्त सी हो गई थी। और अब जो बाल गंगाधर तिलक जी के बाद में ही इसमें एक सक्रियता आई है। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसके बारे में सोचा है, इस विद्या के बारे में सोचा है। इसके बाद योगी जी ने भी सोचा है, जिसका सरकारीकरण किया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में। हम प्रशिक्षक तैयार कर रहे हैं। तो अभी तो पूर्ण रूप से मैं ये कहूं कि ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो वास्तु को जानते हैं, वास्तु नियम को जानते हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि वो हमारे यहाँ वास्तु के अनुसार नक्शे बनाए जाते हैं, उन्हें ABCD भी जानकारी नहीं है, लेकिन लिख दिया गया है कि वास्तु के अनुसार बनाए जाते हैं। तो अब कुछ लोग हमारे पास भी सीखने के लिए आ रहे हैं, जो 20 साल से नक्शे बना रहे थे और आज वास्तु सीख करके जा रहे हैं। जी ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था। उन्हें कहीं से 2-4 पॉइंट आपको पता लगे, या अपने परिवार से मिली, या कोई ब्राह्मण थे, कोई विद्वान थे, तो उनसे 2-4 पॉइंट मिले। लेकिन इसका मुकम्मल रूप से, पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद में जो भी वो करेगा, तो अपने घर को एक ऐसा स्थान बना सकता है, वास्तु के नियमों का पालन करके एक ऐसा स्थान बना सकता है जहां पर कभी कोई इंसान बीमार होने के चांस बहुत कम हो। तो राजेश जी, क्योंकि ज्ञान जो है वो सबका अलग अलग होता है जी, सबका पढ़ने का अध्ययन अलग होता है, सोच सबकी अलग होती है, वास्तविक जीवन अलग होता है, प्रेरणाएं अलग होती हैं, सामाजिक दृष्टि का दृष्टिकोण अलग होता है। तो हम किस तरीके से किसी को कह सकते हैं कि ये बात सत्य है और ये बात झूठी है? देखिएगा, हम अनुभव करा सकते हैं। जो मकान हमारे वास्तु के अनुरूप बनेगा तो उस घर में जाकर के आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जो हमने बनवाए हैं उनमें जाकर के और अपने दूसरे घरों में जाकर के आप खुद ये अनुभव करोगे कि हाँ, यहाँ तो वास्तु में स्वर्ग है। कोई झगड़े नहीं होते हैं, कोई इस तरीके की टेंशन नहीं रहती है। तो अभी यदि आपको समय होगा तो हम आपको ले जाने तो वास्तु शास्त्र के, जब आप वास्तु शास्त्र से संबंधित सारी जानकारी दे रहे हैं, वास्तु शास्त्र के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु शास्त्र के साथ साथ पूरा उसका
पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके बड़ों में वो संस्कार, वो चीजें नहीं आ पाती, फिर भी वो दुखों के दौर से गुजर जाता है। दुखों के दौर से वही गुजरता है जो इन पर विश्वास नहीं करता है। तो आप बाद में उसको ये कह सकते हैं कि जी यदि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो जो है कि जी उसने हमारी बात नहीं मानी। नहीं, हमारी बात नहीं, हमारे शास्त्रों की बात, हमारे शास्त्रों के जो अनुरूप विश्वास आदमी कहाँ करे? शास्त्रों का अध्ययन करे। ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, चाहे किसी भी धर्म के, किसी कहीं के भी हैं, कोई भी वेद है, इनको चैलेंज नहीं कर सकता है। ये सत्य हैं। हमारे अंदर व्याधियां हो सकती है, हमारे अंदर गलतियां हो सकती हैं, कैलकुलेशन में हमारे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे शास्त्र को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। शास्त्र एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं और शास्त्रों के अनुकूल चलें। पढ़ते हैं नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने वेदों में स्थापत्य वेद का अध्ययन किया? स्थापत्य वेद ही, स्थापत्य जो उपवेद है, यही एक ऐसा बुक है, ये पूरा वास्तु के नियमों को देखिए, जब हम किसी चीज को शास्त्रों के माध्यम से, जब हम किसी चीज को, मान लीजिए सूर्य ग्रहण है, तो हमें 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उसके माध्यम से पता लग जाता है कि आज स्टीक जो है वो ग्रहण है। लेकिन जब हम कोई किसी त्योहार को मनाते हैं या कोई चीज होती है, तो उस त्योहार को आप ही में से जो है कई लोग जो है उसको 2-2, 3-3 बता देते हैं कि ये समय खराब है, ये समय खराब है। तो अध्ययन आपका कमजोर पड़ता है या जो सामाजिक, जो साइंटिस्ट ज्ञान देते हैं वो सही होता है? देखिए, मुहूर्त के अनुसार ही प्रत्येक त्योहार बनते हैं। एक मुहूर्त का अर्थ होता है एक निश्चित योग, सूर्य ग्रहों का योग, नक्षत्र का योग, तिथि का योग, इन योगों के अंदर ही त्योहार होते हैं। कि जब सूर्य मकर राशि में होगा तो मकर संक्रांति होगी, या जन्माष्टमी इत्यादि सारी चीजें इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। कभी कभी कलयुग के अंदर हमारे शास्त्रों ने भी बताया है कि एक अच्छा मुहूर्त नहीं मिल पाता है। भद्रा, जिसको विष्टिकरण बोलते हैं, भद्रा अक्षर करके हमारे त्योहारों को बिगाड़ती है। तो भद्रा में कोई, ये हर त्योहार में ही क्यों आकर? हर त्योहार में नहीं, कुछ त्योहारों में ऐसा होता है। और अमृत योग है, मृत्यु योग है, कुछ शुभ योग है, कुछ अशुभ योग हैं, वो योग पड़ जाते हैं त्योहारों में। ऐसा नहीं है। कभी कभी देखो, तिथि है, दिन रात कुछ नहीं है। मतलब तिथि जो है, ऐसा नहीं है कि सुबह सूर्य उदय से स्टार्ट होती है, ये निश्चित नहीं है। तिथि 8 बजे से भी स्टार्ट हो सकती है, 2 बजे भी स्टार्ट हो सकती है, रात को 2 बजे खत्म हो सकती है। तो उन तिथियों के अधिकतर त्योहार हिंदू धर्म में तिथियों से मनते हैं। जैसे जो मुस्लिम धर्म में ईद इत्यादि मनाई जाती है तो चंद्रमा की कैलकुलेशन से मनाई जाती है। तो उसमें, क्योंकि उनका तो एक त्योहार है, हमें सब कुछ मेंटेन करना है। उन्होंने तो सिर्फ चंद्रमा लिया है, लेकिन हमने 5 वर्ष मेंटेन करने हैं। चंद्रवर्ष, नक्षत्र वर्ष, सूर्य वर्ष, सौर वर्ष, जिसको सौर वर्ष, गुरु वर्ष, जिसको संवत बोलते हैं। तो इन सब को मेंटेन करके ही हम त्योहार मिलाते हैं। तिथियां बिगड़ती हैं। अब रात को तो त्योहार कोई मना नहीं सकता है। रात को 2 बजे तिथि खत्म हुई, अष्टमी है मान लो, रात को 2 बजे खत्म हुई, अगले दिन या रात को, आज सप्तमी तिथि चल रही थी, रात को 11 बजे स्टार्ट हुई, तो उसमें डिस्टर्ब हो गया कि अष्टमी में ही क्या भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन तिथि लेट स्टार्ट हुई तो अगले दिन उसको मनाते हैं। तो सही माने में हम वास्तु शास्त्र का किस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं? वास्तु शास्त्र का नियमित रूप से हम, और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके का हमें ज्ञान होना चाहिए? देखिएगा, एक तो जो ऐसे प्रकाशनों की जो पुस्तकें आज हैं, जैसे मेरे प्रकाशन में कुछ किताबें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनमें उन्होंने ज्योतिष का ऊपर से विश्वास ज़्यादा खत्म किया है। क्योंकि जो वो किताबें लिखी हुई हैं, ऐसा लगता है कि वो
उन्हें परंपराओं से ही मिली। तो ऐसी चीजें, ऐसा बात कहने से कोई वो नहीं है। एक विज्ञान की तरह इसको पढ़ें। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हमारी संस्था भी करा रही है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी करा रही है जो प्राइमरी एजुकेशन दे रही है। तो हम जब कराते हैं तो हम 4 सत्रों में इसको कराते हैं। कितना समय होता है, कितना पीरियड होता है? 6 महीने का होता है। 6 महीने का। पहले क्या रत्न, उसकी कोई फीस भी होती है? हाँ, फीस भी होती है। पहला रत्न होता है। पहला रत्न होता हाँ, है। उसके बाद उस रत्न में क्या क्या करा जाता है? रत्न में बेसिक ज्योतिष कराई, बेसिक शिक्षा जो है वो दी जाती है। इसके अंदर इसके बाद आता है भूषण। भूषण में फलित के पॉइंट सिखाए जाते हैं कि क्या फल उसका निकलता है। हाँ, और तीसरा सेमेस्टर होता है प्रभाकर और ज्योतिष शास्त्राचार्य। लास्ट में जो है ज्योतिष शास्त्राचार्य भी कंप्लीट कोर्स हो जाता है, लेकिन इससे आगे जैसे पीएचडी हमें करना चाहते हैं तो उसके बाद में आता है ऋषि और महर्षि कर सकते हैं। ऋषि और महर्षि, हाँ जी। और वास्तु में वास्तु रत्न कराया जाता है और वास्तु शास्त्राचार्य कराया जाता है। तो इसकी फीस, क्योंकि हमारे जो संस्था है जिसमें प्राचार्य हूँ, श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पिरिट विद्यापीठ, जिसके चेयरमैन माननीय प्रिंस शर्मा जी और राजन्य शर्मा जी के नाम से हैं। बहुत सज्जन व्यक्तित्व है और उनके मंदिर आश्रम भी हैं। तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर अपनी संस्था को चला रहे हैं। तो एक आचार्य को किस तरीके का अध्ययन करना चाहिए? नियमित अध्ययन ही इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। और एक जो अप्रूव्ड शास्त्र हैं जो किसी विश्वविद्यालय या विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, वही उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी कहा जाता है कि क्योंकि विद्या के माध्यम से जितना भी आप ज्ञान पढ़ो वो भी कम पड़ जाता है। बिल्कुल। तो शास्त्रों में हमें और इतना क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ताकि हम एक आम जन को पूरी तरीके से उसकी जो वास्तुशास्त्र की जो घटनाएं हैं उसको जानकारी दे करके उसको जागरूक कर सकें। देखिए, हर चीज़ के नियम हैं। शौचालय बनाने के नियम हैं, सीढ़ी चढ़ाने के नियम हैं। देखो, ये नियम लगते तो ऐसे हैं कि ढोंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया, अग्नि पृथ्वी वायु जल, इन पंच तत्वों को मेंटेन करना, और जो बल हैं मकान को जिंदा रखना, भूखंड को जिंदा रखना। देखिए, 2 प्रकार के प्लाट हो जाते हैं। एक तो डेड प्लाट हो जाता है, एक हो जाता है जिंदा प्लाट। जिंदे प्लाट में ही, जिंदे मकान में ही रहने में फ़ायदा है। जो डेड प्लाट हैं उसमें जाते ही इंसान में कुछ न कुछ रोग हो जाते हैं, डेथ तक हो जाती है। तो ये शल्य इत्यादि मैंने बताया था कि 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक दृश्य, एक अदृश्य। दोष के बारे में मैं नहीं बता पाया था। अदृश्य दोष ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता है, जिसको भूत प्रेत का साया बोलते हैं। एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो भी हम दूर कर सकते हैं। भूत प्रेत का साया भी हम दूर करते हैं। सपोज कीजिएगा कि मैं बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आप कहीं पर प्लाट बनाना चाह रहे हैं और वहाँ पर कोई कब्र इत्यादि है या कोई पशु दबा हुआ है, तो वहाँ से सैं सैं की आवाज़ निकलनी शुरू हो जाएगी। कुछ दिन में यदि आप वहाँ घोड़ा, गीदड़, बिल्ली या कुत्ता या कोई बड़ा जानवर, गाय इत्यादि दबा दें, या इंसान वहाँ पर दबा हो, कब्रिस्तान बोलते भी वहाँ पर आदमी दबा हो, तो वहाँ पर यह होता है कि वहाँ पर एक अजीब आवाज़ आती है और सैं की आवाज़ घर में से आती है। बहुत सारे लोग सुने होंगे कि हमारे घर में से सैं की आवाज़ आती है, सू सू की आवाज़ आती है। तो ये होता है भूत प्रेत का साया, जिसको आदर्श वास्तु दोष बोलते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में गोथित राजेश पाल जी थे, जिनसे हमने बहुत सारी जानकारी लेने का प्रयास किया और वास्तुशास्त्र से संबंधित उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि किस तरीके से हम अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं और हमें किस तरीके का उपाय करना चाहिए, कैसे हमें नियम करने चाहिए। आज गोथित जी, राजेश पाल जी से हमारी एक बार फिर द्वारा मुलाकात हुई और हम सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।